दिल्ली के अंदर हमें काफ़ी हाई ड्रामा देखने को मिल रहा है। दरअसल में जो भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल जी, अब उनको रिज़ाइन दे देना चाहिए, जिस वजह से दोनों पार्टीज़ के बीच में काफ़ी खींचतान देखने को मिल रही है। साथ ही साथ कुछ एरियाज़ के अंदर धारा 144 भी यहाँ पे लगाई गई है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको द हिंदू के फ्रंट पेज पे ही देखने को मिलेगी वो है ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट। दरअसल में ना इनके द्वारा एक रिपोर्ट निकाली गई जिसका नाम है इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट। ठीक है, क्या है? इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट। ये ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एंड साथ ही साथ आपका जो इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट है, इन दोनों ने मिलकर ये रिपोर्ट निकाली है। और ये जो रिपोर्ट है ना, ये थोड़ी चिंताजनक है। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो ना अनएम्प्लॉयमेंट है उनके अंदर अगर हम सर्वे करें ना कि कौन लोग बेरोज़गार हैं, तो दरअसल में हमारे वो युवा देखने को मिलेंगे। अगर हम आज से 24 साल पहले जाते हैं यानी कि 2000 में जाते हैं, तो हमें देखने को मिलता है कि देश में जितने भी बेरोज़गार थे उनमें लगभग 35% लोग युवा थे। अब आज के टाइम के ऊपर रेदर आइशुड से 2022 का जो डेटा इन्होंने दिया है उसके हिसाब से ये जो नंबर है ये 65% हो चुका है। तो आप एक बात नोटिस कर पाओगे कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट, जो हायर एजुकेशन वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ये हायर एजुकेशन यूथ की बात कर रहा हूँ, ये नंबर इतना ज़्यादा है। एंड अगर आप ओवरऑल यूथ यंगस्टर्स की बात करें तो लगभग ये नंबर तो और भी बढ़ के 83% हो जाएगा। ये वाला नंबर तो उनका था जिनकी हायर एजुकेशन इन्होंने प्राप्त कर रखी है पर उनको नौकरी नहीं मिल रही। तो आप एक बात नोटिस कर पा रहे हो कि अगर कोई ऐसा इंसान है जिसने अच्छी खासी पढ़ाई भी करी है, लेट से M.Tech करा है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन या PG कुछ ऐसा कुछ करा है एंड उसके बाद इवन PhD वगैरह भी करा है, एंड अगर उसको अगर नौकरी नहीं ना मिलती, ये अपने आप में बहुत बड़ी चिंता की बात है हमारे देश के लिए। अच्छी बात ये है कि लेबर पार्टिसिपेशन थोड़ा सा हमें पिछले सालों के मुकाबले इम्प्रूव होता हुआ देखने को मिल रहा है, तो दैट इज़ अ गुड थिंग। बट अदरवाइज़ अगर हम बात करें बाकी सारी काफ़ी चीज़ों के अंदर हमें एक डिटोरिएशन देखने को मिली है। एक चीज़ यहाँ पे ये भी मेंशन्ड है कि 2000 से लेकर 2018 तक, 2018 में जाके एक मेजर पीक हमें देखने को मिलती है अनएम्प्लॉयमेंट और बाकी चीज़ों की, पर उसके बाद 2019 ऑनवर्ड थोड़ा सा हमने इम्प्रूवमेंट भी यहाँ पे दिखाई है। तो कहीं ना कहीं हम धीरे धीरे थोड़ा बेहतर भी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी। पर एक और भी मुद्दा जो कंसर्निंग इस रिपोर्ट में बताया गया है वो है विद रिगार्ड्स टू आपकी सोशल इनइक्वालिटीज़ का। देखो, वैसे तो हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। सिमिलरली हमें कुछ देखने को मिलता है, जैसे फॉर एग्जांपल शेड्यूल कास्ट की, शेड्यूल ट्राइब्स की, तो इनके साथ जो जॉब्स इनको मिलनी चाहिए वो प्रॉपर जॉब्स इनको अभी भी नहीं मिल रही हैं। तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जो यहाँ पे इस रिपोर्ट ने हमें बताई हैं कि स्किल्स हम देने की कोशिश कर रहे हैं पर वो स्किल्स पहुँच नहीं पा रहे। तो यूथ के पास कहीं ना कहीं कुछ इश्यूज़ हैं जो हमें एड्रेस करने होंगे। सिर्फ डेमोग्राफिक डिविडेंड होना काफ़ी नहीं है, उसको कैसे यूटिलाइज़ करना है ये भी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। कुछ टर्म्स इस पर्टिकुलर आर्टिकल में यूज़ की गई हैं वो आपको पता होनी चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का मतलब ये होता है कि कितने प्रतिशत जो लोग हैं वो आपकी लेबर फोर्स के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अक्सर स्टूडेंट्स ना लेबर फोर्स को काफ़ी गलत तरह से इंटरप्रेट करते हैं। लेबर फोर्स का अर्थ होता है वो लोग जो या तो काम कर रहे हैं या फिर काम ढूंढ रहे हैं, लुकिंग फॉर वर्क, ठीक है ना, उनको बोलते हैं लेबर फोर्स। तो अगर हमारी पॉपुलेशन में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन ज़्यादा होगी तो कहीं ना कहीं हमारा LFPR ज़्यादा होगा। ये दिखाता है कि लोग काम की तलाश में हैं। स्पेशली जैसे कई बार हम बात करते हैं ना महिलाओं की, तो कई बार महिलाओं को बोला जाता है कि आप काम करने ही मत जाओ, आप घर पे बैठ के रहो। तो अगर फीमेल की लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कम होती है ना, तो ये दिखा रहा है कहीं ना कहीं उस सोसाइटी के अंदर पैट्रियार्कल माइंडसेट अभी भी जीवित है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ वर्कर पॉपुलेशन रेशो, तो ये होता है आपका कितने एम्प्लॉयड पर्सन है डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन। एंड उसी तरह से अगर मैं बेरोज़गारी दर की बात करूँ ना, अनएम्प्लॉयमेंट रेट की, इसका अर्थ होता है कि कितने आपके लोग अनएम्प्लॉयड हैं डिवाइडेड बाय क्या, डिवाइडेड बाय लेबर फोर्स। ध्यान में रखना यहाँ नीचे लेबर फोर्स आता है डिनोमिनेटर के अंदर, इट इज़ नॉट पॉपुलेशन। बाकी आप ILO के बारे में जानते ही होंगे, कल हमने इसके बारे में डिटेल डिस्कशन भी किया था ILO के बारे में, तो फिर से मैंने वही स्लाइड आपके लिए रखी है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि एकमात्र UN एजेंसी जो कि ट्राईपार्टाइट है, जहाँ पर आपको तीनों आपके गवर्नमेंट, आपका एम्प्लॉयर्स और आपके जो वर्कर्स होते हैं इनके रिप्रेजेंटेटिव आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर भी रहा है, जिसके हेडक्वार्टर आपको जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर मिल जाएंगे। इसको 1919 के अंदर एस्टैब्लिश किया गया था एज अ पार्ट ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस, यानी कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद।
राइट दोस्तों, डेट है आज की 27 मार्च 2024 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, दैट इज़ डी लिस्टिंग ऑफ मॉन्यूमेंट्स। देखो, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ना डिसाइड किया है 18 सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स को डी लिस्ट करने का। देखो, दरअसल में हुआ क्या है ना, अगर आप कुछ जगहों के नाम मैं आपको बताता हूँ, जैसे दिल्ली में ना बाराखंबा रोड है, बहुत फेमस, आपके सीपी के मतलब राजीव चौक के बिल्कुल पास में आपको देखने को मिलेगा। वहाँ पर एक कब्रिस्तान है। अब या तो इस कब्रिस्तान की लोकेशन हमें नहीं पता, या फिर वो किस हालत में अभी वो नहीं पता। इसी तरह से बहुत सारे, आप वाराणसी के अंदर एक बुद्धिस्ट रूइन आपको देखने को मिलेगा, या कोस मीनार है 13 नंबर हरियाणा के अंदर। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ये वो लैंडमार्क्स हैं, या तो इनकी कंडीशंस अब हमें नहीं पता, या फिर ये ट्रेस नहीं करी जा पा रही कि आखिर ये जगह है कहाँ पे। तो इस वजह से जब ये चीज़ें मिल ही नहीं रही, अब इनकी नेशनल इंपॉर्टेंस उतनी रही ही नहीं, तो इस वजह से एएसआई ने क्या किया है, इनको डी लिस्ट कर दिया है। और ये इतने बड़े लेवल पे पहली बार इतनी डी लिस्टिंग हुई है। तो पहले जो नंबर 3693 था उसमें से 18 माइनस कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3675 मॉन्यूमेंट्स आज के समय इसके अंतर्गत देखने को मिल जाएंगे। तो आपका जो एक एक्ट है AMASR, यानी कि एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट, ये एएसआई इसके अंतर्गत काम करता है। तो ये डिसीजन इस पर्टिकुलर एक्ट के अंतर्गत लिया गया। सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स आप यही होते हैं जो इस एक्ट के अंतर्गत आपको देखने को मिल जाएंगे। इनको डेजिग्नेट किया जाता है इसके अंदर, एंड कोशिश ये की जाती है कि जो आपके मॉन्यूमेंट्स 100 साल से भी ज़्यादा पुराने हों एंड उनकी नेशनल एंड हेरिटेज हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस हो, उनको यहाँ पे इसके ऊपर रखा जाता है। एंड अकॉर्डिंगली इनको डी लिस्ट भी किया जा सकता है अगर ऐसा लगे कि इनको कोई कंजर्वेशन की, प्रोटेक्शन की या मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है, राइट या फिर कहीं ना कहीं मान लो उनकी लोकेशंस हमें नहीं ट्रेस हो पा रही है एग्जैक्टली, या फिर करंट कंडीशंस हमें अभी नोन नहीं है, इस केस में उनकी डी लिस्टिंग भी करी जा सकती है। एएसआई के बारे में आप जानते होंगे, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत आपको देखने को मिल जाएगा। जो भी आपकी AMSR एक्ट के अंतर्गत जो एक्टिविटीज़ होती हैं, आर्कियोलॉजिकल एक्टिविटीज़, उनको यहाँ पे रेगुलेट करता है। इसका काम ये है कि आपके कल्चरल हेरिटेज को यहाँ पे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। इसके साथ ही साथ अगर मान लो किसी जगह के ऊपर कुछ एनक्रोचमेंट हो जाती है, किसी ने मान लो अपना घर बना लिया या कुछ और कर लिया, तो कहीं ना कहीं इनके पास ये कंप्लेंट्स को भी फाइल कर सकते हैं पुलिस के साथ, एंड शो कॉज नोटिस भी इस तरह से दे सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट एक्ट है एंटिक्विटीज़ एंड आर्ट ट्रेजर एक्ट ऑफ 1972, तो ये भी इनके द्वारा ही इन्फोर्स किया जाता है। देखो, पिछले लेक्चर्स के अंदर मैंने आपको ये भी बताया था एएसआई के बारे में कि जो अलेक्जेंडर कनिंघम है उनके द्वारा इसको यहाँ पे एक्स्टैब्लिश किया गया था। अलेक्जेंडर कनिंघम को ही फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी बोला जाता है। नेक्स्ट चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज़ मीम कॉइन। देखो, मीम्स वगैरह आप लोग भी काफ़ी देखते होंगे, ठीक है, इंस्टाग्राम हो गया, बाकी जगह के ऊपर आपके दोस्त वगैरह आपको आई एम श्योर मीम्स वगैरह भेजते होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये डॉग वाला आपने देखा होगा, राइट, ये डॉग वाला मीम तो बहुत बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो इस तरह के जो मीम्स के बेसिस के ऊपर ना कई बार कॉइन्स बना दिए जाते हैं। कहने का मतलब क्या, जैसे आपने डॉजी कॉइन के बारे में सुना होगा, ये दरअसल में ये जो कॉइन है ना, ये जैसे आपकी क्रिप्टो करेंसी ही है एक तरह की, गेटिंग इट, पर ये क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल करेंसी एक तरह से सटायर के रूप में है, ठीक है ना, ह्यूमर के रूप के ऊपर है कि भैया हाँ इंटरनेट कल्चर चल रहा है, उसके ऊपर हमने एक कॉइन बना दिया। तो इस तरह के जो कॉइन्स होते हैं जिनके ऊपर कुछ ऐसे पॉपुलर मीम्स के बेसिस के ऊपर नेम्स या लोगोज या ब्रांड्स होते हैं, वो कॉइन्स जब इस तरह से मीम से इंस्पायर होते हैं उनको बोलते हैं हम मीम कॉइन्स, ठीक है। आप लोगों ने बिटकॉइन हो गया, इथीरियम हो गया, ये तो आप जानते होंगे, ठीक है ना, ये भी आपके क्रिप्टो करेंसीज ही हैं। उसी तरह से मीम कॉइन्स भी आपकी क्रिप्टो करेंसीज ही हैं। बस पॉइंट ये है कि मीम कॉइन्स आपके कॉमेडी से, वायरलिटी से, उसके साथ कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड होते हैं। दीज आर नोन एज मीम कॉइन्स, ठीक है। काफ़ी आज के समय ये पॉपुलर हो रहे हैं, ठीक है। मीम्स वगैरह भी डेफिनेटली पॉपुलर हैं। ये कुछ एग्जांपल भी हैं, शिबा इनू डॉग हो गया, ठीक है ना। इस तरह से इनको कम्युनिटी कॉइन्स हो गया, मिमेटिक कॉइन्स हो गया, इनको इस नाम से भी जाना जाता है। इनके काफ़ी क्विकी नेम्स, लोगोस, ब्रांड्स वगैरह होते हैं, जैसे डॉजी कॉइन हो गया, शिबा इनू हो गया, रेटिक फाइनेंस हो गया, ये सारे इन मीम कॉइन्स के ही नाम है। जैसे बाकी क्रिप्टो करेंसीज काम करती हैं उसी तरह से ये भी काम करते हैं। कहीं ना कहीं इसके पीछे भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ही देखने को मिल जाती है। अब देखो, इसके कुछ फ़ायदे भी होते हैं, कुछ इनके नुकसान भी होते हैं मीम कॉइन्स के अंदर। एक्चुअली ना अगर आप नोटिस करो, मीम कॉइन्स की जो वैल्यूज़ वगैरह होती हैं कि क्या मार्केट रेट चल रहा है, वो अपने आप में काफ़ी लो होता है, ठीक है ना। तो ऊपर से साथ ही साथ इनकी वॉलेटिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा होती है, यानी कि प्राइस अचानक से ऊपर, अचानक से नीचे। तो अगर आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉफिट सोच रहे हो, तो अगर अचानक से इसकी वैल्यू राइज़ कर गई तो आपको बहुत सारा फ़ायदा हो सकता है। बाकी देखो, बहुत अच्छी खासी इनकी सप्लाई होती है,
तो आप बड़े आराम से इसको खरीद वगैरह सकते हो। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इसके पीछे होती है, ठीक है। प्रोसेस काफ़ी आसान है, आप बिल्कुल जैसे बाकी क्रिप्टो करेंसीज को ट्रेड करते हो सिमिलरली उसी तरह से आप इसको ट्रेड कर सकते हो। पर आप नोटिस करो जब जब हाई रिस्क होता है, ठीक है ना, तो वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है, तो प्रॉफिट कमाने के ज़्यादा चांसेस हैं, पर कहीं ना कहीं लॉस करने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। बाकी प्रॉपर रेगुलेशन ना होना, लिमिटेड ऑप्शन होना, ये सारे कुछ नेगेटिव चीज़ें इसके रिगार्डिंग देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। एक जगह के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, मलावी के बारे में। देखो मैं आपको थोड़ा ना साउथ अफ्रीका के अंदर, मतलब साउथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर, सदर्न अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर लेके जाऊंगा। यहाँ पर आपको एक लैंड लॉक्ड कंट्री देखने को मिलेगी, मलावी। अब ये जो पर्टिकुलर कंट्री की मैं बात कर रहा हूँ ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर मैसिव ड्रॉट देखने को मिल रहा है, ठीक है। एक तो मैंने आपको क्या बताया, ये है भैया एक लैंड लॉक्ड कंट्री, इसका एक्सेस ही नहीं है। तो ये सदर्न अफ्रीका के अंदर ये कंट्री देखने को मिल जाएगी, मलावी कंट्री। अब मलावी के बारे में थोड़ा सा अगर और जानने की कोशिश करें ना, तो यहाँ से लेक मलावी, ये यहाँ से आपको लेक ईस्टर्न साइड के ऊपर आपको देखने को मिलती है। साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ के बारे में अगर आप यहाँ पे और देखना चाहो, ठीक है, तो यहाँ पर जो आपकी ज़ाम्बिया कंट्री है ये इसके वेस्टर्न साइड में देखने को मिल जाएगी। उसी तरह से जो मोज़ाम्बिक है वो मलावी के ईस्टर्न साइड में आपको देखने को मिल जाती है। बाकी तंजानिया कंट्री आप नॉर्थ में देख सकते हो, एंड सिमिलरली सदर्न साइड भी आपको ये मोज़ाम्बिक से ही एनक्लोज देखने को मिल जाता है। इसका जो पुराना नाम है ना मलावी का, इट वाज न्यासालैंड। अब इसका नाम चेंज कर दिया गया है, मलावी इसका नाम आज के समय देखने को मिल जाएगा। कुछ एक दो फैक्ट्स हैं जो आपको और ध्यान में रखने चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल एक माउंटेन है मुलांजे मासिफ, इसको माउंट मुलांजे के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल में क्या है, ये एक इंसलबर्ग है। इंसलबर्ग क्या होता है, इंसलबर्ग ना कोई एक माउंटेन होती है, कोई हिल होती है, किस चीज़ की, हार्ड वॉल्केनिक रॉक की, राइट। और एक्चुअल में ना ऐसा माना जाता है कि ये जो रॉक है ये खड़ी रही है डिस्पाइट विंड्स, डिस्पाइट पानी एंड ऑल दोज थिंग्स। तो कहीं ना कहीं जो एक चीज़ काफ़ी लंबे टाइम तक खड़ी रहती है पर आसपास का एरिया एरोड हो चुका होता है उसको बोलते हैं हम इंसलबर्ग। तो यहीं आपको हाईएस्ट पीक सपीतवा भी देखने को मिल जाएगी, एंड एक इंपॉर्टेंट वाटरफॉल है लिखुबुला फॉल, यहाँ की मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रीम्स में से देखने को मिल जाएगी। बाकी मलावी रिवर तो मैंने आपको बता ही दिया। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज़ सैस के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। देखो थोड़ा सा ना अगर आपने इसका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपकी अच्छी होगी तो बड़े आराम से आप समझ जाओगे। तीन चीज़ें होती हैं, समझना इस बात को। एक होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, एक होता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, एक होता है आपका सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, देखो जैसे आप लोग भी अपना ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 यूज़ करते हो, ठीक है, आप अपनी जीमेल वगैरह यूज़ करते हो, गूगल डॉक्स वगैरह यूज़ करते हो, तो सब लोग यूज़ करते हैं। इसके लिए ना आपको कुछ नहीं करना पड़ता, आप डायरेक्टली अपने मतलब कहीं पर भी जहाँ, जैसे आप गूगल ओपन करते हो या गूगल डॉक्स या जीमेल ओपन करते हो, फटाफट आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो दरअसल में ना आपने डायरेक्टली सॉफ्टवेयर को यूज़ कर लिया, एंड यूज़र ने डायरेक्टली बस सॉफ्टवेयर को यूज़ किया, आपको कुछ भी इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, कुछ पीछे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, पीछे का कुछ भी सर्वर वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ी। वो सारा काम कौन देख रहा है, वो सारा काम पीछे कंपनी खुद देख रही है। गेटिंग इट। तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस मिल गया। यहाँ पर क्या होता है, जब हम बात करते हैं प्लेटफॉर्म की, प्लेटफॉर्म में ना यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म को सर्विस की तरह दिया जाता है, पूरा सॉफ्टवेयर नहीं देंगे, पूरी एप्लीकेशन नहीं आपको मिलेगी, ये कहीं ना कहीं बीच में होगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर वाले केस के अंदर क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस के अंदर यहाँ पर आपको सर्वर की फैसिलिटीज़ वगैरह दी जाती हैं, जैसे अमेजॉन वेब सर्वर हो गया। तो ये कुछ फ़र्क होते हैं। तो पॉइंट ये होता है कि एक होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस जो कि सर्विस के साथ होता है, प्लेटफॉर्म में आपको एक मिडिल लेवल के ऊपर हो गया, और सॉफ्टवेयर एज सर्विस में तो पूरी आपको एप्लीकेशन ही दे दी जाती है। तो समझो इस बात को, एक हो आप, एक है सामने वाली आपकी कंपनी। अगर तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस दे रहा है तो वो पूरा आपको मतलब प्रोवाइडर मैनेज करेगा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। आपको क्या मैनेज करना है, आपको प्लेटफॉर्म वगैरह मैनेज करना है। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में आपको पूरा सॉफ्टवेयर मैनेज करने पड़ेगा, पर सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के अंदर आपको कुछ भी मैनेज नहीं करना, जैसे MS ऑफिस वगैरह आप डायरेक्टली उसको यूज़ कीजिए, सारा का सारा काम पीछे प्रोवाइडर ही उसको देख लेगा। तो दीज आर सम ऑफ द डिफरेंसेस। इनके कुछ आप एग्जाम्पल देख पाओगे हमारे लिए, जैसे हम लोग ड्रॉप बॉक्स हो गया, गूगल हो गया, ये सब यूज़ करते हैं, ये सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है। जबकि मैं बात करूँ अमेजॉन वेब सर्वर हो गया, ये सर्वर वगैरह जो चीज़ें जो होती हैं वो थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस के अंतर्गत आ जाती हैं। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस के अंदर आप हर एक को और बाकी चीज़ें आप यहाँ पे एग्जांपल्स देख सकते हो, ठीक है। हमारा ज़्यादातर जो डील होता है ना वो सॉफ्टवेयर एज सर्विस के साथ ही होता है। अब आज के समय आप नोटिस कर रहे हो कि दुनिया भर में बहुत सारे सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस आपको आज के समय देखने को मिलते जा रहे हैं। तो ऐसे समय के अंदर
जब कहीं ना कहीं इस सॉफ्टवेयर एज सर्विस की मार्केट डिक्लाइन हो रही है, तो कहीं ना कहीं इनोवेशन होना, डिफरेंशिएशन होना, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है किसी भी सैस फर्म के लिए, राइट। जैसा मैंने आपको बताया था, फीचर्स मैंने आपको समझा दिए कि आपको कुछ भी नहीं करना है, आप डायरेक्टली उसको आप यूज़ कीजिए। ये सारे आप एग्जांपल्स देख पाओगे सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस की। तो बिजनेस एप्लीकेशंस होती हैं, आप जूम वगैरह भी यूज़ करते हो ना, नेटफ्लिक्स वगैरह, डायरेक्टली आप यूज़ कर रहे हो। आपको थोड़ी फर्क पड़ रहा है यार कि नेटफ्लिक्स की मूवीज़ कहाँ पे कौन से सर्वर के ऊपर हैं। आप तो नेटफ्लिक्स अपना अकाउंट लॉग इन करो एंड दैट्स इट, आप उसको यूज़ करो। कॉस्ट इफेक्टिव भी होती हैं, ईजी टू अपडेट होती हैं, ये सारी सैस की फंक्शनैलिटी होती है, ठीक है ना। तो आपको कहीं ना कहीं काम कम करना होता है एंड जो सैस वेंडर हैं वही सब कुछ पीछे पे मैनेज कर लेते हैं और डायरेक्टली आप कस्टमर को एक्सेस मिल जाता है। तो ये कुछ फ़ायदे होते हैं सैस के। तो इस तरह से प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, आई होप ये चीज़ें आप सारी समझ गए होंगे। अगर कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा तो लिखा तो देखो वही है जो मैंने आपको बताया है, इट जस्ट कि हमें एक मीनिंग क्लैरिटी होनी चाहिए कि तीनों के बीच के अंतर क्या होते हैं। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, इट इज स्टेट बिल्स एंड द पावर ऑफ गवर्नर। देखो हालांकि ये 3-4 दिन पुरानी खबर है, मैं बट थोड़ा सा आपको समझाना चाहूँगा कि पॉलिटी के एस्पेक्ट से कैसे ये रेलेवेंट हो जाएगी। केरला गवर्नमेंट ने दरअसल में सुप्रीम कोर्ट मूव किया है अगेंस्ट द प्रेसिडेंट। हाँ जी, द्रौपदी मुर्मू जी के अगेंस्ट ये मूव किए हैं क्योंकि उन्होंने विद होल्ड किया है असेंट टू बिल्स। समझते हैं इस मुद्दे को क्या आखिर है क्या। देखो अगर आप आर्टिकल 200 देखो हमारे उसका, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टेट बिल जब कहीं ना कहीं पास हो जाता है वहाँ की असेंबली के थ्रू, तो वो गवर्नर के पास जाता है असेंट के लिए। अब गवर्नर के पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, या तो वो बिल को असेंट दे दे तो अकॉर्डिंगली बिल एक्ट बन जाएगा, या फिर वो बिल को विद होल्ड भी तो कर सकते हैं उसका असेंट, तो अकॉर्डिंगली क्या होगा, वहाँ पे बिल खत्म हो जाएगा। एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो वापस भेजें हाउस को कि दोबारा से एक बार रिकन्सिडर करो, या फिर जो सबसे इंटरेस्टिंग चौथी चीज़ होती है कि वो कर सकते हैं कि प्रेसिडेंट के लिए बिल को रिजर्व कर दिया जा सकता है कि नहीं। तो ये एक वाली चीज़ है जो कि अब न्यूज़ में थी, ठीक है ना। और बाकी चीज़ अगर नोटिस करो, अगर रिकंसिडरेशन के लिए दिया जाता है उस केस में अगर बिना अमेंडमेंट्स के या अमेंडमेंट्स के साथ भी वो वापस गवर्नर के पास आता है तो गवर्नर को अपनी असेंट देनी ही पड़ती है। तो इस तरह से आप नोटिस कर पाओगे गवर्नर के पास सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, सस्पेंसिव वीटो होती है। चलो ठीक है, ये बात तो होगी कि प्रेसिडेंट के पास चला गया, रिजर्वेशन हो गया बिल का। उस केस में क्या होगा, अगर तो देखो बिल है ऑर्डिनरी, उस केस में प्रेसिडेंट के पास डिफरेंट ऑप्शंस हो सकते हैं, या तो बिल को असेंट दे दे तब वो एक्ट बन गया, या फिर असेंट विद होल्ड कर दे तो बिल खत्म हो गया, या फिर गवर्नर के पास ही वापस भेज दे ताकि हाउस दोबारा से रिकंसिडर करे। अगर दोबारा से रिकंसिडर करने के लिए किया गया और वहाँ की असेंबली ने उसको पास कर दिया बिना अमेंडमेंट्स के या अमेंडमेंट्स के साथ, इंपॉर्टेंट चीज़ नोटिस करो, प्रेसिडेंट बाउंड नहीं है बिल को असेंट देने के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। पिछले फ़र्क समझो, गवर्नर के पास अगर दोबारा आता था ना तो गवर्नर को असेंट देनी ही पड़ती है, पर प्रेसिडेंट के केस में ऐसा नहीं है। प्रेसिडेंट इज़ नॉट बाउंड टू गिव असेंट टू द बिल अगर बिल वापस से पास होके आता है। गेटिंग इट। इसके साथ ही साथ, ठीक है ना, या फिर असेंट दे सकते हैं या विद होल्ड कर सकते हैं, तो आप समझ ही गए होंगे। ऑन द अदर हैंड, ये तो थी नॉर्मल बिल की बात। अगर हम बात करते हैं मनी बिल वाले केस की, तो मनी बिल के अंदर क्या होता है, प्रेसिडेंट के पास सिर्फ 2 ही ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, या तो भैया बिल को असेंट दे दो या फिर विद होल्ड करो असेंट को, तो बिल वहीं वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। नोटिस करने वाली बात यह है कि प्रेसिडेंट साहब जो होते हैं ना, वो बिल को रिटर्न नहीं कर सकते मनी बिल के केस में। डू यू गेट दिस पॉइंट। तो ये फ़र्क कुछ थे, छोटे छोटे चीज़ें, पर इंपॉर्टेंट फ़र्क हैं क्योंकि इसके ऊपर आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो डेफिनेटली ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अब आपके दिमाग में आएगा सर कौन सी कंडीशंस के अंदर ये बिल को रिजर्व करना ज़रूरी होता है। देखो वैसे तो गवर्नर किसी भी केस में कर सकता है, हालांकि हर केस में करना नहीं चाहिए, कई बार ऐसा भी हो जाता है, पर करने को अलग अलग केसेस में कर सकता है। पर जहाँ पर संविधान में लिखा गया है एक केस के अंदर इसको ऑब्लिगेशन है कि रिजर्व करना ही करना है, वो कब है, अगर स्टेट लेजिस्लेचर कोई ऐसा बिल पास करता है जिसकी वजह से वहाँ के स्टेट हाई कोर्ट की पोजीशन को खतरा आता है, उस केस में दे हैव टू, गवर्नर हैज़ टू मैंडेटरली रिजर्व द बिल, ठीक है। बाकी अगर आप नोटिस करोगे इन केसेस के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल अगर गवर्नर को लगता है संविधान के अगेंस्ट है, तब वो बिल को रिजर्व कर सकते हैं, डीपीएसपी के अपोज में है, या फिर स्टेट कंट्री के लार्जर इंटरेस्ट के खिलाफ है, नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए है, इस अलग अलग केसेस के अंदर दे कैन ऑल्सो रिजर्व द बिल, राइट। दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन। इसी डिस्कशन के विषय के ऊपर कुछ मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, जिनका मुझे आप नीचे कमेंट्स में आंसर बताओगे कि आपके हिसाब से इनमें से कौन सा ठीक है, कौन सा गलत है। कल जो मैंने आपसे सवाल पूछे थे उनका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। जब हम बात करते हैं ना तिरंगा पॉइंट की, तो ये चंद्रयान 3 का नहीं बल्कि चंद्रयान 2 का लैंडिंग पॉइंट था। तो ये पहला स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो गया, ये वही पॉइंट है जहाँ पे हार्ड लैंडिंग हुई थी। हाइफा की बात करें तो भैया ईरान के अंदर नहीं, ये तो इजराइल का बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है, ठीक है, तो सेकंड भी आपका इनकरेक्ट हो गया। कॉलरा आपकी वायरल डिजीज़ नहीं, क्या है भैया, ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है,
तो तीसरा भी आपका इनकरेक्ट है। एंड रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल की अगर मैं बात करता हूँ तो बिल्कुल जो बार बार आप लॉन्च कर सकते हो तो उसी को हम यहाँ पे रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल कहते हैं। आज का आपका होमवर्क क्या रहेगा, 2023 में यूपीएससी ने हमसे एक क्वेश्चन पूछा था आपके स्तूपास के साथ लिंक्ड, ठीक है, तो इसको आप पढ़िएगा, ट्राई कीजिएगा एंड मुझे कमेंट्स में इसका आप आंसर बता सकते हो। दूसरा मैंने आपको जो होमवर्क दे रहा हूँ वो राज्यसभा के साथ ही लिंक्ड है, क्योंकि देखो आखिरी जो टॉपिक हमने पढ़ा वो भी कहीं ना कहीं इसके साथ ही लिंक्ड था, तो कोशिश कीजिएगा इसको भी आंसर करने की। इसके अलावा कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था उसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अगर मैं बात करता हूँ सीपी यानी कि कमर्शियल पेपर की, तो क्या ये शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड होता है? बिल्कुल सही बात है। देखो अगर मान लो आपकी कंपनीज़ को वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है तो वहाँ पर कमर्शियल पेपर को यूज़ किया जाता है एज अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, तो बिल्कुल शॉर्ट टर्म है और अनसिक्योर्ड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। दूसरे पॉइंट की बात करूँ, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की बात करें तो पहली बात तो ये लॉन्ग टर्म, जैसे आप पढ़ोगे तभी ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी। ये लॉन्ग टर्म नहीं, ये शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है जो कि आपके बैंक्स इशू करते हैं। थर्ड स्टेटमेंट की बात करें कॉल मनी की, तो शॉर्ट टर्म फाइनेंस जो कि कहीं ना कहीं आपकी इंटर बैंक ट्रांजैक्शंस के लिए होता है। बिल्कुल, कई बार ना देखो कैश की टेम्परेरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उन टेम्परेरी रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए बैंक्स इस पर्टिकुलर चीज़ को यूज़ करते हैं एज अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। जीरो कूपन बॉन्ड्स इंटरेस्ट बेरिंग नहीं होते, जीरो कूपन में मतलब बीच में यही है कि भैया बीच में इंटरेस्ट वगैरह नहीं होता यहाँ पे बस ये डिस्काउंट पे इशू किए जाते हैं ताकि वो जो वैल्यू चेंज होएगी वही इनका फ़ायदा होगा, राइट। तो इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी 1 एंड 3। दूसरा मैंने आपको होमवर्क दिया था बटलर कमेटी ऑफ 1927 के बारे में। देखो जो बटलर कमेटी बनी थी ना, वो बटलर नाम आया है सर हार्टकोट बटलर जी के नाम के ऊपर, राइट। इनके चेयरमैनशिप के अंतर्गत ये कमेटी बनती है ताकि ये देखा जाए कि भैया आपके जो प्रिंसली स्टेट्स के रूलर हैं एंड साथ ही साथ आपकी जो ब्रिटिश पावर पैरामाउंट है इसके बीच में कैसा रिलेशनशिप है, ठीक है। तो उस पर्पज़ के लिए यहाँ पे इनको किया गया था एंड अकॉर्डिंगली इस पर्टिकुलर कमेटी के और भी मेंबर थे। तो इस कमेटी की रिकमेंडेशन यही थी कि पैरामाउंट जो डॉक्ट्रिन था उसको रीअफर्म किया गया एंड साथ ही साथ ये कहा गया कि ये इंटैक्ट रहेगी ताकि कहीं ना कहीं प्रिंसली स्टेट्स को यहाँ पे प्रिजर्व किया जा पाए, ठीक है। दिस वाज द रीज़न बिहाइंड द बटलर कमेटी। बाकी सारी एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख भी दी है। दोस्तों अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल PW ओनली ऑफिशियल में जाके इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो एंड अपनी प्रेपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। सो इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।